नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस भी HSC सेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब ये डिपेंड तो नहीं करता वैसे कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करें वो आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है दो नंबर हैं, उनका HCF जो है वो 16 है और LCM 240 है। उनमें से एक नंबर आपको दे रखा है 48, दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो मान लो आपके पास दो नंबर हैं A और B। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, A और B का जो LCM होता है, यहाँ पे L फॉर LCM है, तो A और B का जो LCM होता है और A और B का जो HCF होता है, यहाँ पे H फॉर HCF है। इन LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। बात पता चल गई आपको। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। दो नंबर का जो LCM है वो कितना दिया आपको, 240। तो LCM की जगह आप 240 लिख दो। HCF दे रखा है आपको 16, हाँ HCF 16 दे रखा है, तो यहाँ पे 16 लिख लो। अब दो नंबर में से एक नंबर आपको दे रखा है 48, तो एक की जगह 48 लिख लो और दूसरा नंबर मतलब बी आपको निकालना है। बस 48 को आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 240 इंटू 16 अपॉन 48। ठीक है, 16 से ये 48 काट लो 3 बार और 3 से 240 काट लो, 80 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर जो है वो आपके पास कितना बन जाएगा, 80। ठीक है, तो दूसरा नंबर ही आपको बताना था, ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, पता चल गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि तीन आदमी हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक जो है उसका एक राउंड जो है वो 11 किलोमीटर का है। ठीक है, अब उनकी स्पीड क्या है, पहले की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 5 and 1/2 किलोमीटर पर आवर है और तीसरे की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो, ये मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है। अब तीनों ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया। अब सर्कुलर ट्रैक जो है उसका एक राउंड जो है वो 11 किलोमीटर का है। तीनों ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया है। तो आपको बताना है कि जब वो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो सिंपल ये LCM का क्वेश्चन है, पर LCM कौन सी टर्म्स का आपको लेना है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि एक आदमी एक राउंड जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे तीन आदमी हैं, मैं तीनों को लिख रहा हूँ। पहले आदमी को P1 लिख लिया, दूसरे को P2 लिख लिया और तीसरे को P3 लिख लिया। अब पहला आदमी जो है वो कितना टाइम लेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, यहाँ पे T4 टाइम है। तो देखो, डिस्टेंस तो आपको पता है 11 किलोमीटर और पहले आदमी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब पर्सन जो P1 हमने कंसिडर किया है वो कितना टाइम लेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, 11/4 आवर्स। ठीक है, अब दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है, 5 and 1/2। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 11/2 आ जाएगा। तो दूसरा आदमी जो है उसकी स्पीड 11/2 किलोमीटर पर आवर है और उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है एक राउंड के लिए, वो ही 11 किलोमीटर। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है उसकी, 11/2। तो ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरे आदमी की जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, 2 आवर्स। मतलब दूसरा आदमी एक राउंड को 2 घंटे में कंप्लीट करेगा। इसी तरह से तीसरे आदमी की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस तो उसको 11 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है एक राउंड में। तो कितना टाइम लेगा वो, 11/8 आवर्स। तो ये हमने टाइम निकाल लिया कि हर एक पर्सन एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है। बस इनका आप LCM निकाल लो तीनों टर्म्स का, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको LCM निकालना है। किसका LCM निकालना है, 11/4, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ और 11/8, इनका LCM आपको निकालना है। तो जब आपको टर्म फ्रैक्शंस में दी होती हैं तो उनका LCM कैसे निकालते हो, जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं उनका LCM निकालते हो आप और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का HCF निकालते हो। तो 11, 2 और 11 इनका तो आ जाएगा LCM न्यूमरेटर में। LCM आ जाएगा 11, 2 और
11, इनका एलसीएम आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का एचसीएफ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म्स हैं? 4, 1 और 8, तो 4, 1, 8, ठीक है। अब 11, 2 और 11, इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम होगा 22, ठीक है। और 4, 1 और 8, इनका एचसीएफ क्या होगा? ऐसा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 4, 1 और 8 ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं? तो 1 ही है वो नंबर, तो इन तीनों का एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो 22/1 कितना आ गया? 22 ही आ गया। तो इसका मतलब वो तीनों स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 22 आवर्स के बाद, 22 घंटे के बाद। तो ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी अपनी सैलरी का 2/5 फूड पे खर्च कर देता है, 3/10 हाउस रेंट पे खर्च कर देता है और 1/8 क्लोथ्स पे खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद उसके पास 1400 रुपये बच जाते हैं। तो आपको आदमी की सैलरी निकालनी है। तो देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, फूड पे कितना खर्च कर रहा है वो, फूड के बाद हाउस रेंट को मैंने H लिख दिया और क्लोथ्स को मैंने C लिख दिया, ठीक है। तो फूड पे वह खर्च कर रहा है सैलरी का 2/5, हाउस रेंट पे कितना खर्च कर रहा है वो सैलरी का 3/10, और क्लोथ्स पे कितना खर्च कर रहा है सैलरी का 1/8। अब मान लो उसकी सैलरी क्या है, तो उसकी सैलरी क्या मानेंगे हम? ये 5, 10 और 8, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा वो ही हम उसकी सैलरी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो 5, 10 और 8, इनका एलसीएम क्या आएगा? वो छोटे से छोटा नंबर जिसे ये तीनों डिवाइड कर दें। तो तीनों का एलसीएम 40 ही बनेगा। 40 ही है वो छोटे से छोटा नंबर जिसे ये तीनों डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 40। तो 40 हमने उस आदमी की सैलरी मान ली। तो यहाँ पे एस क्या है? एस फॉर सैलरी, ठीक है। अब फूड पे कितना खर्च हो रहा है उसका? सैलरी का 2/5, तो 40 का 2/5 कितना आ गया? 5 से 40 कटेगा, 8 आएगा, 8 को 2 से करोगे 16 आ जाएगा। इसी तरह से हाउस रेंट पे सैलरी का 3/10, तो 40 का 3/10 कितना आएगा? ये 40 है, ठीक है। तो 10 से 40 कटेगा, 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करोगे 12 आएगा। और क्लोथ्स पे कितना खर्च कर रहा है सैलरी का? 1/8, तो 40 का 1/8 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इस तरह से उसका खर्चा कितना हो गया देख लो, 16, 12, 5, 16 + 12 कितने हो गए? 28, 28 + 5 कितने हो गए? 33। तो 33 क्या हो गया उसका खर्चा? सैलरी कितनी थी उसकी? 40 मानी थी हमने, ये रेशो में बात हो रही है अभी। तो सैलरी 40 थी, खर्चा हो गया 33, बचे कितने? बचे 7 रेशो में। और एक्चुअल में कितने बचे हैं? 1400 रुपये। तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 1400 रुपये। 1 रेशो की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 7 डिवाइड हो जाएगा 1400 के साथ, कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। आपको उसकी सैलरी निकालनी है। सैलरी की रेशो क्या ली है आपने? सैलरी क्या ली है उसकी आपने? 40। तो 40 रेशो की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 200 रुपये है तो 40 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 200 × 40, तो कितना बन गया? 8000 बन गया, ठीक है। तो आदमी की सैलरी कितनी आ गई? 8000 रुपये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑयल के प्राइजेज हैं वो 27 पर केजी हैं, और 1 महीना पहले कितने थे ये? 24 पर केजी, 24 पर केजी। तो आपको बताना है कि एक आदमी ऑयल की कंजप्शन को कितने % कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स ही रहे। मतलब जितने पैसे वो पिछले महीने खर्च कर रहा था उतने ही पैसे उसको इस महीने खर्च करने हैं, जबकि इस महीने जो है वो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पर उसको आपकी कंजप्शन कम करनी है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि उसको अपनी कंजप्शन जो है वो कितने % रिड्यूस करनी पड़ेगी, कितने % कम करनी पड़ेगी। तो देखो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। जो एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे E फॉर एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होता है वो इक्वल होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। और यहाँ से आप अगर आपने कंजप्शन निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो कंजप्शन जो है वो इन्वर्स है किसके? प्राइस के,
मतलब कंजप्शन बढ़ेगी अगर प्राइस कम होगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगी। ऐसे है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पे मैं लिख रहा हूं बिफोर, ठीक है, और इस साइड में लिख रहा हूं आफ्टर। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना आप ये। अच्छा, ये P4 प्राइस है। अच्छा, पहले जो थे वो ऑयल के प्राइस कितने थे पहले, तो 24 पर केजी थे। तो पहले कितने थे 24 पर केजी, और बाद में कितने हो गए 27। ये P4 प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको मैं रेशो में चेंज कर लूँ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 8 द 24 और 3 9 द 27। तो प्राइस की रेशो आ गई आपकी, पहले 8 थी, अब रेशो आ गई 9। तो प्राइस जो है वो कंजप्शन के क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ C4 क्या है, कंजप्शन। अगर प्राइस की रेशो 8:9 है तो कंजप्शन की रेशो क्या आएगी 9:8, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो प्राइस जो है वो कंजप्शन के उल्टा हो जाएगा। अगर प्राइस की रेशो 8:9 है तो कंजप्शन की रेशो 9:8 बन जाएगी। ऐसा ही है। अब देखो, पहले वो कंजप्शन कर रहा था 9, अब उसकी कंजप्शन हो गई 8। तो उसकी कंजप्शन कितनी कम हुई, 1 कम हुई। किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में। आपको यही तो निकालना है कि कंजप्शन कितनी उसने रिड्यूस की, कितनी कम की उसने कंजप्शन। तो देखो रेशो में कंजप्शन कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है, क्योंकि पहले वो 9 कर रहा था कंजप्शन, अब वो 8 कर रहा है। तो कंजप्शन उसकी 1 कम हुई, 9 के रिस्पेक्ट में, गुना 100 कर लो, परसेंटेज आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100/9, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो 11 9 द 99 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 11 एंड 1/9। तो इतनी कंजप्शन उसको रिड्यूस करना पड़ेगी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक enables a man to buy a pen which costs ₹80. The amount he paid for the book is। अब देखो, एक आदमी एक बुक खरीदता है और बुक खरीदने पे उसको 16% का डिस्काउंट मिल रहा है मार्क प्राइस पर, क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलता है, हमेशा याद रखनी है आपने ये बात। तो बुक पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है 16% का। अब डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, 80 रुपये वाला एक पेन खरीद पा रहा है। इसका मतलब अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसने ये 80 रुपये वाला पेन नहीं खरीदना था, ठीक है। तो ये 80 रुपये वाला पेन वो डिस्काउंट मिलने के कारण ही खरीद पा रहा है। तो आपको बताना है द अमाउंट ही पेड फॉर द बुक इज। तो उसने बुक के कितने पैसे दिए, उस आदमी ने डिस्काउंट के बाद बुक के कितने पैसे दिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, मार्क प्राइस मानना पड़ता है। तो मार्क प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो मार्क प्राइस हम मान लेंगे 100। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है 16%। तो डिस्काउंट 100 पे अगर 16% का डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट तो 16 ही हो गया, क्योंकि 100 का 16% 16 ही होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 84। यहां तक बात पता चल गई आपको। अब हुआ क्या, ये डिस्काउंट मिलने के कारण वो 80 रुपये बचा रहा है। तो 80 रुपये कैसे बचे उसके, ये 16 का जो डिस्काउंट है इसके कारण, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 16 है, 16 रेशो, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ₹80 के इक्वल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये 16% का डिस्काउंट नहीं मिलता तो 80 रुपये उसके नहीं बचते और वो पेन जो है वो नहीं खरीद पाता। तो ये जो 16 रेशो है यही इक्वल होगा किसके, 80 रुपये के इक्वल। तो यहाँ से आप एक रेशो की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 80/16। तो 16 पंजे 80, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आपको निकालना क्या है, द अमाउंट ही पेड फॉर द बुक। तो उस आदमी ने बुक के कितने पैसे पेड किए होंगे शॉपकीपर को, तो उसने तो रेशो में 84 ही पेड किए। तो इसका मतलब आपको 84 रेशो की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास
₹5। तो 84 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 84 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये? ₹420। तो इसका मतलब उस आदमी ने बुक कितने में खरीदी होगी? ₹420 में। ठीक है, अगर आपको मार्क प्राइस पूछा होता ना बुक का, तो आपने 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 है तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जानी थी? 500। अगर आपको मार्क प्राइस पूछा था बुक का, तब की बात हो रही है। पर यहाँ पे आपको पूछा है कि आदमी ने बुक के कितने पैसे पेड किए थे, तो वो तो 84 रेशियो की वैल्यू आनी थी। ठीक है, ₹420। पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹968 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड एनुअली। कि कितना रुपया 2 साल के बाद 968 बन जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। काटोगे कितना आ जाएगा? 1/10। पता चल गया यहाँ तक। अब ये जो 10 होता है ये क्या होता है? प्रिंसिपल की रेशो। और ये जो 1 होता है ये क्या होता है? इंटरेस्ट। तो अगर 10 आपका प्रिंसिपल है रेशो में और 1 आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 11 ही बन जाएगा। 10 + 1। तो ये 1 साल की बात हो रही है। आपको 2 साल के लिए पूछा है। तो जब 2 साल के लिए बात की होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे स्क्वेयर कर देते हो आप। 10 का स्क्वेयर कर दोगे और यहाँ पे 11 का स्क्वेयर कर दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 2 साल का रेशो में? 100 आ गया। और अमाउंट कितना आ गया 2 साल का रेशो में? 121। बस। अब देखो ये जो 121 आपका अमाउंट आया रेशो में, तो एक्चुअल में तो भी ये कितना है? 968। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 121 रेशो है ये किसके इक्वल है? ₹968 के। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। कितनी आएगी? 8 ही आएगी। 968 को 121 से डिवाइड करोगे तो आपको निकालना क्या है? सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है आपको। तो प्रिंसिपल की रेशो कितनी है? 100 रेशो की वैल्यू निकालनी है आपको। एक रेशो की वैल्यू आपके पास ₹8 आ गई है, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 8 × 100 ₹800। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? ₹800। ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है ए ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस 46 किलोमीटर, ये किलोमीटर होगा, 46 किलोमीटर अपार्ट इन 1 आवर। तो एक ट्रेन जो है उसको 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 1 घंटे में। अब आगे क्या बोला है? इफ इट ट्रेवल्स 25 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले पार्ट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रही है कवर, और स्पीड क्या है उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना क्या है? द स्पीड फॉर द रिमेनिंग जर्नी टू कंप्लीट इट इन शेड्यूल टाइम। तो जो बाकी का डिस्टेंस बचा है आपको बताना है, उसके लिए ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए कि डिस्टेंस उसका शेड्यूल टाइम में कवर हो जाए। अब शेड्यूल टाइम कितना है? 1 आवर। तो ये तो कन्फर्म है कि टोटल टाइम जो ट्रेन ने लेना है, यहाँ पे टी क्या है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो ट्रेन ने लेना है वो कितना लेना है? वो तो 1 घंटा ही लेना है। वो शेड्यूल टाइम है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं वो ले सकती। तो बात करें पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 25 किलोमीटर का। स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा होगा उसको? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो उसने कवर किया 25 का, और स्पीड कितनी थी? 40। ये पहले पार्ट की बात हो रही है, जर्नी का जो पहला पार्ट है उसकी बात हो रही है। प्लस अगला जो पार्ट है, अब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, टोटल 46 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस कितना बचा? 46 - 25, 21 किलोमीटर का डिस्टेंस उसका बच गया। ये उसको कवर करना है, और उसकी स्पीड मान लो कितनी है? x, और टाइम तो उसको 1 घंटा ही लेना है। तो पता चल गया ये आपको। ये 25/40 जो आया, ये जर्नी के फर्स्ट पार्ट में जो उसने टाइम लिया
वो आ गया। और जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में जो टाइम लेगी ट्रेन वो कितना आएगा 21/x। एक्स हमने लिया क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है जर्नी का उसके लिए हमें स्पीड पता नहीं है, वही हमें निकालनी है और स्पीड हमने x km/h मान लिए। बस यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 21/x तो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, 1 आपका राइट साइड में है, 25/40 को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, तो 1 - 25/40 हो जाएगा। एलसीएम ले लो तो 21/x तो रहेगा लेफ्ट साइड में, एलसीएम आ जाएगा आपका 40 और ऊपर क्या बचेगा 40 - 25 तो 15 आ जाएगा। अब ये काट लो, 5 3 दा 15, 5 8 दा 40। तो लेफ्ट साइड तो आपकी ये 21/x ही रहेगी, राइट साइड क्या बन गई है 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या 3 से 21 को आप सीधे ही काट सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, ठीक है। तो जर्नी का जो दूसरा पार्ट है उसके लिए ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए 56 km/h, तभी टोटल जर्नी जो है 1 घंटे में पूरा हो पाएगी, ठीक है। पता चल गया। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।